Dear students, I am Rakesh Kumar Singh. Today we are going to learn about formation of compound sentences under the title of synthesis. Dear students, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस के अध्ययन करने से पहले सर्वप्रथम हमें यह जान लेना अति आवश्यक होगा कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस की पहचान क्या होती है। दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके जब कोई भी कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है या ऑलरेडी कोई भी कंपाउंड सेंटेंस लिखा रहता है तो उस सेंटेंस को पहचान करने के लिए कि यह कंपाउंड सेंटेंस है अथवा नहीं, इसके लिए उस वाक्य का हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि दिए गए वाक्य में क्या कोई प्रिंसिपल क्लॉज और उसके बाद कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखा गया है। तो कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक अथवा शेष अन्य सभी कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखे गए हों, ऐसे वाक्यों को ही हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत प्रिंसिपल क्लॉज के अंतर्गत वाक्य में वह सिंपल सेंटेंस लिखा जाता है जिस वाक्य में लिखे गए फाइनाइट वर्ब को मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं और दूसरे सेंटेंस को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में बदल देते हैं। इस तरह से सेंटेंस आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम हिंदी में समान पदीय उपवाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, समान पदीय उपवाक्य से कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस फॉर्मेशन में जितना महत्वपूर्ण प्रिंसिपल क्लॉज होता है उतना ही महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, दूसरा क्लॉज भी होता है। इसलिए उस क्लॉज को हम समान पदीय उपवाक्य कहते हैं। अर्थात सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज का समान योगदान होता है, समान उपयोगिता होती है। इस तरह से बने हुए सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस के रूप में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके जब हम कोई कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो सर्वप्रथम दिए गए वाक्यों का हम ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं कि वह कौन सा सिंपल सेंटेंस है जिस वाक्य में लिखी गई क्रिया प्रमुख है, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रही है। उसी सिंपल सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में प्रयुक्त करते हैं
और शेष बचे हुए अन्य सभी सिंपल सेंटेंसेज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में प्रयुक्त करते हैं। किसी भी सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदलने के लिए हम उस सिंपल सेंटेंस से पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्रयोग कर देते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस इक्वल टू कोऑर्डिनेट क्लॉज। डियर स्टूडेंट्स, it's very easy how we can make a simple sentence, how we can use a simple sentence as coordinate clause. Very simple. हम दिए गए सिंपल सेंटेंस से पहले कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्रयुक्त कर देंगे तो वह सिंपल सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल जाता है। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 4 तरह के होते हैं। अतः दिए गए सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने से पहले हम भली बात उन वाक्यों के विषय में अध्ययन कर लेते हैं कि इन वाक्यों में किस विषय में बात कही गई है। ये दोनों वाक्य जोड़ने वाले, विकल्प बताने वाले हैं, विरोध प्रदर्शित करने वाले हैं या परिणाम प्रदर्शित करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम उस सिंपल सेंटेंस के पहले उन्हीं के अनुसार प्रयुक्त किए जाने वाले कंजंक्शन को जब जोड़ देते हैं तो वह सिंपल सेंटेंस या तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त करके जोड़ बताने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, विकल्प बताने के लिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा, विरोध बताने के लिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा और परिणाम बताने के लिए इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। नंबर फर्स्ट, इलेटिव कंजंक्शंस। इन इलेटिव कंजंक्शंस को हम हिंदी में जोड़ बताने वाले संयोजक शब्द के नाम से भी जानते हैं। इनके अंतर्गत प्रमुख कंजंक्शन निम्नलिखित हैं: एंड, एज वेल एज, बोथ, डॉट डॉट, एंड और नॉट ओनली, डॉट डॉट, बट आल्सो। इनके प्रयोग करने के कंडीशंस क्या होते हैं? दिए गए सारे सिंपल सेंटेंस जिन्हें हमें एक साथ आपस में जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, सर्वप्रथम उन वाक्यों का एक एक करके हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। अनुवाद करने के पश्चात
हम यह देखते हैं कि इन सभी सिंपल सेंटेंसेज में जो वर्ब लिखे गए हैं वे कहीं एक ही व्यक्ति या सब्जेक्ट से संबंधित तो नहीं। दूसरी बात, उन वाक्यों में लिखे गए वर्ब से जिन कार्यों का करना या होना पाया गया है कहीं उनमें कंटिन्यूटी तो नहीं है, निरंतरता तो नहीं है, कहीं वे कार्य एक साथ ही तो नहीं हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ही हम रिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। एंड एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली फॉर बट आल्सो। फॉर एग्जाम्पल we can notice here some examples. Ramesh went to Agra he saw the Taj. रमेश आगरा गया, ही saw the Taj, वह ताजमहल देखा। The very first sentence, Ramesh went to Agra. The second sentence is he saw the Taj. Dear students, रमेश ताज को तभी देख सकता है जब वह आगरा पहुंचेगा या आगरा जाएगा। आगरा न जाने की परिस्थिति में वह ताजमहल देख नहीं सकता है। इसलिए इस वाक्य में लिखे गए वर्ब वेंट को ही हम मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। इसीलिए इस सिंपल सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लास बना देते हैं। प्रिंसिपल क्लास बनाने के लिए करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देंगे रमेश वेंट टू आगरा। दूसरा सेंटेंस लिखा था ही saw the ताज। तो रमेश आगरा जाएगा तो 5 साल 10 साल या 2 महीने 4 महीने रहने के बाद ताजमहल नहीं देखेगा। वह जाएगा या तो उसी दिन देखेगा या तो 1-2 दिन के अंदर देखेगा। उसका संबंध कंटिन्यूएटिव सेंस में होगा। इसलिए इस सेंटेंस ही saw the रमेश को इस सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड का प्रयोग कर देंगे। तो यह रमेश वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। रमेश आगरा गया और ताजमहल देखा। We can take next example of relative conjunctions. Urupa went to school. She studied there also. रूपा स्कूल गई, वह वहां पढ़ाई भी की। हम इस सेंटेंस को उपरोक्त क्रम में ही जोड़ सकते हैं। स्कूल जाने का कार्य प्रमुख है, इसलिए स्कूल क्लास बना देते हैं और बचे हुए दूसरे सेंटेंस को हम कोऑर्डिनेट क्लास के रूप में बदल देते हैं। हम इसे 2 तरह से जोड़ सकते हैं। रूपा went to school and studied. रूपा स्कूल गई और पढ़ाई की। हम इसे दूसरे क्रम में भी लिख सकते हैं।
रूपा not only went to school but studied also। रूपा केवल स्कूल ही नहीं गई बल्कि वहां जाकर पढ़ाई भी की। इसी क्रम में हम तीसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। शुभम इज ऑनेस्ट, he is gentle। शुभम ईमानदार है, वह सज्जन है। हम इस सेंटेंस को उपरोक्त क्रम में क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके जोड़ सकते हैं। शुभम इज ऑनेस्ट एंड जेंटल। शुभम ईमानदार और सज्जन है। हम इसे दूसरे टाइप में भी जोड़ सकते हैं। शुभम इज ऑनेस्ट as well as gentle। शुभम जितना ईमानदार है ठीक वैसा ही सज्जन है, ठीक वैसे ही सज्जन भी है। इसे हम तीसरे क्रम में भी जोड़ सकते हैं। शुभम इज नॉट ओनली honest but gentle also। शुभम केवल ईमानदार ही नहीं है बल्कि वह सज्जन भी है। आज हम चौथे क्रम में भी जोड़ सकते हैं। शुभम इज both honest and gentle। शुभम दोनों है, ईमानदार भी है और सज्जन भी है। इस वाक्य को हम इस 4 प्रकार की क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके एक साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, हमें यह ध्यान देना है कि सभी सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके जब हम कोई कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो हम इन चारों प्रकार के क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का सभी वाक्यों में एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ ही वाक्यों में हो सकता है। कोऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए हम जो दूसरा प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं उस कंजंक्शन को अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस इट मीन विकल्प बताने वाले संयोजक शब्द। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग हम विकल्प बताने के लिए कहते हैं
इस कंजंक्शन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़कर कोई भी कंपाउंड सेंटेंस तभी बनाते हैं जब दिए गए वाक्यों में हमें कोई विकल्प हो, या तो पहला वाक्य दूसरे का विकल्प हो या तो दूसरा वाक्य पहले का विकल्प हो, कोई ऑप्शन होगा तभी हम इस अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किसी सिंपल सेंटेंस के पहले जोड़ करके हम उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज बना सकते हैं। अदरवाइज हम इस कंजंक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंजंक्शंस that we use within alternative conjunctions are mainly either dot 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 or, या तो या तो या। Such type of alternative conjunctions we can use before a simple sentence when those simple sentences are in affirmative form, जब ये स्वीकारात्मक स्वरूप में हो। The second conjunction that we can use before simple sentence to make it a coordinate class is neither nor। यह भी विकल्प बताता है, लेकिन इसका जो विकल्प होता है वो निगेटिव होता है, ना तो ना, ना तो ना। और थर्ड कंजंक्शन में किया जाने वाला आर, जिसका मतलब होता है अथवा। और चौथा प्रयुक्त होने वाला कंजंक्शन अदरवाइज, ये भी अथवा ही होता है, अन्यथा। इसको क्या कहा जाता है? अन्यथा। या तो या, ना तो ना, अथवा अन्यथा। इस 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का प्रयोग करके भी हम किसी सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ अल्टरनेशन में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी learn your lessons। You will not pass। पहला सेंटेंस लिखा लर्न योर लेसन्स, अपने पाठ याद करो। और सेकेंड सेंटेंस लिखा यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो पाओगे। जब इन दोनों सेंटेंस का हम अध्ययन करेंगे एक एक करके और आपस में जोड़ेंगे तो इन वाक्यों को जोड़ने पर जो सेंस आता है वह यह प्रकट होता है कि पास होना है तो पाठ याद करना होगा। अगर हम पाठ याद कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, और अगर नहीं याद करेंगे तो पास नहीं होंगे। ये विकल्प होता है, अर्थात पास होने के लिए पढ़ाई करना विकल्प है। विदाउट स्टडी, विदाउट लर्निंग लेसन्स वी कैन नेवर पास इन आवर लाइफ। तो दोनों वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करने के बाद जब हमने इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया तो हमें यह पता चला कि पास होने के लिए पाठ याद करना आवश्यक है, जो कि एक विकल्प है। इस विकल्प के अभाव में हम पास नहीं हो सकते हैं। विकल्प बता रहा है इस वाक्य में
सेकेंड वाले सेंटेंस में यू विल नॉट पास लिखा है। इसलिए जब हम सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके कोऑर्डिनेट क्लास बनाएंगे तो यहाँ पर पाठ याद करना प्रमुख चीज है। इसलिए इसी को हम क्या बना लेंगे, प्रिंसिपल क्लास। लर्न योर लेसन्स, अपने पाठ याद कर लो। Or you will not pass। बेटा हम इस वाक्य में आर कन्वेंशन का महत्व कर दिए, बट देयर इज सेंटेंस रिटन इन नेगेटिव, देयरफॉर यहां पर हम आर का प्रयोग नहीं करके हम कन्वेंशन अदरवाइज का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा लर्न योर लेसन्स अदरवाइज यू विल नॉट पास। अपने पाठों को याद कर लो, अन्यथा तुम पास नहीं हो पाओगे। Rama is not a डॉक्टर। शी इज नॉट ए लायर आल्सो। रमा डॉक्टर है, रमा इज नॉट ए डॉक्टर, रमा डॉक्टर नहीं है। शी इज नॉट ए लायर आल्सो, वह वकील भी नहीं है। इट मीन उसके सामने दो विकल्प थे। उसने अपने जीवन का जो टारगेट बनाया था, या तो डॉक्टर बनने का बनाया था या तो वकील बनने का, लेकिन वह न तो डॉक्टर बन सकी और न ही वकील। तो यहाँ भी ऑप्शन है, क्योंकि दोनों सेंटेंस निगेटिव हैं, इसलिए विकल्प बनाने के लिए हम नाइदर और ना का प्रयोग करेंगे। रमा इज नाइदर ए डॉक्टर नॉट ए। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हम यहाँ पर नॉट शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि ये जो नाइदर शब्द है ये स्वतः एक निगेटिव शब्द है। इसलिए वाक्यों को जोड़ते समय हमने इन सिंपल सेंटेंस में लिखे गए निगेटिव शब्द नॉट को हटा देते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। We can see third example of alternative conjunctions। Make haste, you will be late। जल्दी करिए, आपको देर हो जाएगी, आपको देर हो जाएगी। इस सेंटेंस के कहने का सेंस ये है, अगर देरी नहीं होनी है तो हमें जल्दीबाजी करनी है। जल्दीबाजी करेंगे तो देर नहीं होगी, और अगर जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो देर होगी। इसलिए समय से पहुंचने के लिए जल्दबाजी करना ही एक विकल्प है, तेज चलना ही एक विकल्प है, जल्दी में चलना ही एक विकल्प है। इन वाक्यों में विकल्प का भाव है, सेंस है। इसलिए इन दोनों वाक्यों को भी एक साथ जोड़ने के लिए अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का ही प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? मेक हेस्ट। जब दोनों सिंपल सेंटेंस को हिंदी में एक साथ जोड़े लिखेंगे, जल्दी चलिए अथवा देर हो जाएगी या अन्यथा देर हो जाएगी। तो लिखेंगे मेक हेस्ट
or you will be late। इसे हम दूसरी तरह से भी जोड़ सकते हैं, make haste otherwise you will be late। एक इस तरह से जोड़ सकते हैं और दूसरा इस तरह से भी सोचते हैं, make haste or you will be late या make haste otherwise you will be late। He is a thief। He is a decoy। वह एक चोर है, वह एक डकैत है। विकल्प है और यहाँ पर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का भी प्रयोग करके भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं ही इज ए थीफ एंड ए डिकॉय। बट यहाँ ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं, ही इज ए थीफ आर ए डिकॉय। ही इज ए थीफ आर ए डिकॉय। हम यहाँ पर आर ए डिकॉय इस तरह से भी जो सकते हैं, either he is a thief or a decoy। either he is a thief or a decoy। या तो वह एक चोर है या तो डकैत है। विकल्प है, या तो चोर होगा तो डकैत नहीं होगा, डकैत होगा तो चोर नहीं होगा। इस तरह से हम दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक साथ अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके जोड़ देंगे तो एक कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़कर जब हम कोई कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके भी हम दिए गए वाक्यों में से किसी भी एक सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में बदल सकते हैं। प्यारे बच्चों, एडवर्सेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कंजंक्शंस निम्नलिखित हैं। बट, लेकिन, बट मीन लेकिन, येट, फिर भी, येट मीन फिर भी, स्टिल तो भी, while जबकि, while मीन जबकि, but yet, still, while, whereas जहां तक की, क्या होगा? जहां तक की, but yet, still, while, whereas, nevertheless, क्या? nevertheless, but yet, still, while, where, nevertheless। इन कंजंक्शंस का प्रयोग करके भी हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एडवर्सेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? विरोध प्रदर्शित करने वाले
समान पदीय उपवाक्य। एडवर्सेटिव कन्वेंशंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाने को हम निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं, जिसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। प्लीज नोटिस केयरफुली ओवर द बोर्ड टू अंडरस्टैंड he worked hard, he worked hard, उसने बहुत परिश्रम किया, खूब परिश्रम किया। he failed in the higher secondary बोर्ड एग्जाम, लेकिन वह उच्च माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गया। As we know, hard work is key to success in our life. परिश्रम करना ही हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है, मूल मंत्र है। परिश्रम करके ही हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है he worked hard, वह बहुत परिश्रम किया, लेकिन दूसरी तरफ लिखा he failed in the high school board examination, हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन, वह हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया। यहाँ लिखा परिश्रम किया, परिश्रम किया तो उसे क्या होना चाहिए था? पास होना, लेकिन परिश्रम किया और हो क्या गया? फेल। इसका मतलब विरोध हो गया, परिश्रम करने का परिणाम उल्टा हो गया, सकारात्मक ना होकर के नकारात्मक हो गया। इन दोनों वाक्यों में एक प्रकार का विरोधाभास है। क्या है? सेंस ऑफ एडवर्सेशन, कंट्रास्ट। क्या है? कंट्रास्ट। ऐसी स्थिति में परिश्रम करना मूल है, इसी को हम प्रिंसिपल क्लास बना लेंगे। दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए इस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास, ही वर्कड हार्ड but he failed in the HES board। वह परिश्रम बहुत किया, लेकिन हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में असफल हो गया, फेल हो गया, विफल हो गया। हम बट के स्थान पर यह शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। He worked hard, yet he failed in the high school board examination। हम यहाँ पर स्टिल कन्वेंशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। He worked hard, still he failed in the examination। अर्थ क्या होगा? अलग अलग निकलेगा, चीजें सेंस एक ही होगी। वह परिश्रम किया लेकिन परीक्षा में फेल हो गया, वह परिश्रम किया फिर भी परीक्षा में फेल हो गया, वह परिश्रम किया तो भी परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन तो भी फिर भी शब्द अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के सेंस एक ही है। तो हम इन तीनों कन्वेंशंस का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। Second example, everything decays
हर वस्तु नष्ट हो जाती है। The books survive, किताबें जिंदा रहती हैं, किताबें जिंदा रहती हैं। ऊपर का लिखा गया सिंपल सेंटेंस का अध्ययन करने पर लिखा गया है एवरीथिंग डीकेज, हर वस्तु नष्ट हो जाती है। तो हर वस्तु के अंतर्गत ये बुक भी आती है, ये पेन भी आते हैं, ये डस्टर भी आते हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस लिखा दी बुक्स सर्वाइव, किताबें जिंदा रहती हैं। तो जब हर चीज़ नष्ट हो गया तो किताबों के जिंदा रहने का प्रश्न ही कहाँ बचता है। लेकिन जब दोनों वाक्यों का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि दूसरा सेंटेंस जो लिखा गया था बुक्स सर्वाइव, इस लिखे गए पहले सेंटेंस के भाव का विरोध कर रहा। क्या कर रहा है? विरोध। इसलिए विरोध प्रदर्शित करने वाले इस सिंपल सेंटेंस के पहले एडवर्ब कंजंक्शन का प्रयोग करके भी हम इन दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? एवरीथिंग लीकेज बट बुक्स सर्वाइव, हर चीज नष्ट हो जाती है लेकिन किताबें जिंदा रहती हैं। हम यहाँ पर व्हाइल कनेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। व्हाइल बुक्स सर्वाइव, हर चीजें नष्ट हो जाती हैं जबकि किताबें हमेशा जिंदा रहती हैं। फिर भी किताबें हमेशा जिंदा रहती हैं, तो भी किताबें हमेशा जिंदा रह सकती है। यहाँ पर बट का प्रयोग कर सकते हैं, येट का प्रयोग कर सकते हैं, स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं और व्हाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुमित इज intelligent, he is not good in मैथमेटिक्स। सुमित इंटेलिजेंट है, ही इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, वह गणित में अच्छा नहीं है, उसे गणित अच्छी तरह से नहीं आती है। तो इंटेलिजेंट होना अपने आप में एक ऐसा सेंस है जो हमें सभी विषयों में इंटेलिजेंट या बुद्धिमान होने का भाव प्रदर्शित करती है। एक तरफ तो लिखा गया सुमित इज इंटेलिजेंट और दूसरी तरफ लिखा है ही इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ये जो दूसरा सेंटेंस लिखा गया ही इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, वह इस पहले वाक्य में लिखे गए सुमित इज इंटेलिजेंट का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। इसलिए ही इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स के पहले हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके इस दिए गए सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देंगे। किस तरह से बदलेंगे? सुमित इज इंटेलिजेंट but he is not good in मैथमेटिक्स। सुमित इंटेलिजेंट तो है लेकिन वह गणित में अच्छा नहीं है।
फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस के अंतर्गत हम जो चौथे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं, और इस प्रकार है जिसे हम इलैटिव कंजंक्शंस के नाम से जानते हैं। बच्चों, इलैटिव कंजंक्शंस को हम हिंदी में परिणाम बताने वाले संयोजक शब्द के रूप में भी कह सकते हैं। प्रमुख इलैटिव कंजंक्शंस जिनका प्रयोग करके हम किसी दिए गए सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लास के रूप में बदल सकते हैं, वे निम्नलिखित हैं। प्रमुख इलैटिव कंजंक्शंस सो, दूसरा देयरफॉर, तीसरा हार, और चौथा इलैटिव कंजंक्शन हेंस। सो, देयरफॉर, हार एंड हेंस, इन चार कंजंक्शंस का प्रयोग करके भी हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लास के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सो मीन, इसलिए, देयरफॉर मीन इसलिए, हार माने क्योंकि भी होता है, और के लिए भी होता है, और हेंस मीन भी वही होता है। इस इलैटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। The man is very weak. He cannot run fast. यह आदमी बहुत ही दुर्बल है, कमजोर है। He cannot run fast. वह तेज दौड़ नहीं सकता है। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। द मैन इज वीक, दुर्बल होना कारण है, दुर्बल होना कारण है, और तेज न दौड़ पाना इसी दुर्बल होने का परिणाम है। प्यारे बच्चों, जब किसी भी वाक्य में कारण या परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं तो दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य निश्चित रूप से कारण के लिए होता है और दूसरा सेंटेंस या उनमें से कोई भी सेंटेंस उसके परिणाम को बताने के लिए लिखा होता है। जब इस प्रकार के वाक्यों को जोड़कर कोई सेंटेंस बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, तो हम परिणाम प्रदर्शित करने वाले सेंटेंस को पहले लिखते हैं और कारण बताने वाले सेंटेंस को बाद में। और एक उसी सेंटेंस को जोड़कर हमें कोई कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो तो हम ठीक उसका उल्टा कर देते हैं। वह सेंटेंस जिसमें कारण बताया गया हो उस सेंटेंस को पहले लिख देते हैं और वह सेंटेंस जो परिणाम का भाव प्रकट करता है उस सेंटेंस को उसके बाद में देते हैं। तो दोनों सेंटेंस को इस प्रकार जोड़ेंगे। द मैन इज वेरी वीक, सो ही कैन नॉट रन
वह आदमी बहुत दुर्बल है, इसीलिए वह तेज नहीं दौड़ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, he scored 70 marks in math. He scored 70 marks in English. He is good in it. He is intelligent in it. उसे वह अंग्रेजी में 70 अंक लाया, वह इसमें बहुत बुद्धिमान है, या वह अंग्रेजी विषय में बहुत अच्छा है। 70 अंक लाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि वह अंग्रेजी पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो अंग्रेजी पढ़ने में अच्छा होना कारण हुआ और उसी का परिणाम हुआ कि उसे अंग्रेजी में 70 नंबर मिल गया। कारण बताने वाला सेंटेंस ये है, इंटेलिजेंट होना अंग्रेजी में, और उसका परिणाम है अंग्रेजी में 70 अंक पाना। यहाँ पर सेंटेंस के लिखने का क्रम उल्टा लिख दिया गया है, पहले परिणाम लिख दिया गया है और बाद में कारण लिख दिया गया है, क्योंकि हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है और वो भी इलेक्ट्रिक कंजंक्शन का प्रयोग करके परिणाम बताने के लिए उपयोग करना है। इसलिए हम कारण बताने वाले सेंटेंस को पहले लिख देंगे, ही इज गुड इन इंग्लिश, therefore या सो he scored 70 marks in it. वह अंग्रेजी पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसलिए उसे इसमें 70 अंक मिले। He does not take his meal regularly. He has grown weak. वह नियमित रूप से भोजन नहीं करता है। He has grown weak, वह दुर्बल हो गया है। दुर्बल हो जाना परिणाम है और उसका कारण क्या है? रेगुलर मील करना, लेना। इस वाक्य को भी हम उसी तरह से जोड़ देंगे। ये कारण बता रहा है, ये उसका परिणाम है, लिख देंगे he does not take his meal regularly, so he has grown weak. क्योंकि वह नियमित रूप से भोजन नहीं लेता है, इसीलिए वह दुर्बल हो गया है।